हमारी पड़ोसन नसरीन खाला बहुत काबिल और हुनरमंद खातून थीं। मैं जब 5 साल की थी इनसे सिपारा पढ़ने जाती थी। मेरे शौक को देखते हुए ये खातून उर्दू का कायदा भी पढ़ाने लगी। यूं मैंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। हमारे घर का माहौल कशीदा रहता था, जिसकी वजह से हम सब परेशान रहते थे। वालदेन की आपस में नहीं बनती थी। होश संभाला तो समझ में आ गया कि असल वजह गुर्बत है। हम 8 बहन भाई थे जिनकी परवरिश की खातिर वालदेन को सख्त मुशक्कत करना पड़ती थी। कुंबा बड़ा और आमदनी कम, ऊपर से रोज बरोज बढ़ती महंगाई। सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि माँ बाप का हाथ बटा सकूं। घर की परेशानियां कुछ तो कम होंगी। खाला नसरीन उम्दा कढ़ाई के अलावा गोटे किनारे के काम में भी ताक थीं। मोहल्ले की लड़कियां इनसे ये हुनर सीखने भी आती थीं। मैं भी इस काम में शामिल हो गई। मैं बहुत जल्द दस्तकारी की हुनर में ताक हो गई। हसास थी और माँ बाप के दुखों को कम करना चाहती थी। मोहल्ले वालों के कपड़ों पर गोटे किनारी से बेल बूटे बनाकर खुद को मनवा लिया। इस तरह आमदनी का अच्छा जरिया मैसर आ गया। मैं अपनी सारी अजरत अम्मी के हाथ पर रख देती थी। इन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 17 बरस थी जब वालिद साहब ने अपने भतीजे अली से मेरा निकाह कर दिया। वो लोग काफी खुशहाल थे। इस निकाह पर मैं खुश थी, क्योंकि बचपन से वालदैन के घर दुख ही दुख देखे थे। तंगदस्ती का अजाब सहा था। मैं इसी आस में जीवन गुजार रही थी कि आज नहीं तो कल जब मेरी शादी हो जाएगी तो इन दुखों से जान छूट जाएगी। निकाह को 3 साल गुजर गए। ताया मेरी रुखसती के लिए अब्बा से कई बार कह चुके थे। इनको यही जवाब मिलता, थोड़े दिन और सब्र कर लो, जल्द रुखसत कर देंगे। एक दिन कराची से ताई तशरीफ लाई और मेरी रुखसती की बात की। अम्मा ने इनको हस्बे मामूल टाल दिया। वो अफसुर्दा होकर लौट गईं। इनके जाने के बाद मेरी अम्मा अब्बा से कह रही थीं, आयशा की रुखसती कैसे कर दूं? ये लड़की हमारा सहारा है। इसने घर को संभाला हुआ है, सिलाई कढ़ाई करके हमारी मददगार बनी हुई है। अगर ये हाथ ना बटाती तो हमारे हालात बहुत खराब हो जाते। ये बातें सुनकर दिल को ठेस पहुंची। सोचने लगी वालदेन कभी कभी कितने खुदगर्ज हो जाते हैं। उन्होंने मेरी खुशियों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। क्या माएं इतनी बेहिस हो जाती हैं? ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरे माँ बाप ने आपस में तय कर लिया था कि इस बार बड़े भाई या भावज आयशा की रुखसती का मुतालबा करने आए तो ऐसी शर्त रखेंगे जो वो पूरी ना कर सकें। यूं ये आफत टल जाएगी। वालदेन के रवैये से मायूस होकर मेरे सास ससुर मामू के पास गए। उन्होंने अम्मा को समझाया कि हमारी लड़की का निकाह हो चुका है, रुखसती बरहल करनी है। अगर आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं तो आयशा की शादी का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। वक्त पर बेटी की रुखसती कर दो। कल हालात क्या करवट ले लें कुछ पता नहीं। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वालदा पर अपने बड़े भाई की बातों का कोई असर न हुआ। उन्होंने शर्त रख दी, अगर लड़का और इसके माँ बाप यहाँ गांव में आकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें तो मैं अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगी, वरना नहीं। मैं इतना दूर अनजान शहर में आयशा को कैसे भेज दूं? जब इसे दुख सुख में हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां ना जा सकेंगे। मेरे ससुराल वालों के लिए ये मुमकिन ना था। ताया का वहां जमा जमाया कारोबार था। कराची में जाती घर भी बना लिया था। वो यहाँ आकर क्या करते? अली के वालदेन मायूस होकर चले गए। जब अली को मेरे वालदेन के इनकार का इल्म हुआ तो इसे बहुत दुख हुआ। हमारी महज मंगनी ना हुई थी बल्कि निकाह हो चुका था। वो हमारे घर आया ताकि अब्बा से बात करे, जिसका मेरी अम्मा ने इस कदर बुरा मनाया कि इसे खूब बुरा भला कहा। वो गमजदा होकर लौट गया। दुख की बात यह थी कि अभी वो हरफे मुद्दा भी जबान पर ना लाया था कि मेरी अम्मी ने इसे आड़े हाथों लिया और बेइज्जती करके रवाना कर दिया। मुझे ये बात सख्त नागवार गुजरी। क्या कोई औरत अपने होने वाले दामाद से ऐसा बुरा सलूक रवा रखती है जिसके साथ इसकी बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता हो? इस बात का इस कदर दुख हुआ कि मैं बीमार पड़ गई। मेरा खाना पीना छूट गया। इंतहाई कमजोर हो गई। काम करने की सकत भी ना रही। जिनके कपड़े सीने के लिए आए थे वो अधूरे रह गए। इनकी शादियों की तारीख करीब आ गई। मोहल्ले की औरतें लड़ने आ गईं। हमारी साख खराब हो गई। सिलाई कढ़ाई का काम मिलना बंद हो गया। इस आमदनी पर ताला लग गया। मुझसे दस्तकारी का काम छूटा तो घर के माली हालात में बिगाड़ पैदा हो गया। 10 अफराद खाने वाले और एक अब्बा कमाने वाले, वो भी मजदूरी करते थे। ये बड़ा सख्त काम था। गर्मियों में निढाल होकर गिर पड़ते। मैं दुल्हन का एक जोड़ा तैयार करने के 5,000 लेती थी। महीने में 2 जोड़े बनते तो हर माह 10,000 माँ की हथेली पर आ जाते। ये आमदनी बंद हो गई तो घर में चूल्हा जलना नामुमकिन हो गया। ऊपर से एक बहन माजूर भी थी जिसकी देखभाल और खिदमत गुजारी का फर्ज भी मेरे जिम्मे था।
घर के हालात बिगड़ते देखकर माँ ने अब्बा से कहा, देख लो, तुम आयशा की रुखसती की हमायत कर रहे थे। बीमारी की वजह से काम बंद हुआ है तो फाको की नौबत आ गई है। ये अगर रुखसत होकर चली गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं मायूस हो चुकी थी, लेकिन आखिरी बार फिर मेरी सास आ गई। कहा कि अभी भी वक्त है, आप लोग सोच लें। मनकूहा बेटी को तुमने रुखसत तो करना है। हम अपने हैं इसलिए इतनी ताखीर बर्दाश्त की है। गैर होते तो लोगों के ऐसे रवैये पर तलाक थमाकर चले जाते। माँ ने जवाब दिया, भावज, हमें बेटी की रुखसती नहीं करनी, हमें तलाक ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि आयशा को टीबी है। इसकी शादी नहीं करना, वरना जिस घर जाएगी वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। माँ ने झूठ बोला था। ताई भी अम्मी के झूठ को समझती थी। जवाब दिया, आयशा हमारी अपनी बच्ची है, टीबी है या जो भी बीमारी है, हम इलाज करवा लेंगे, तुम बस रुखसती करो। जवाब मिला, तो फिर कराची को हमेशा के लिए छोड़कर आ जाओ। यहाँ आगे तो क्या करेंगे, खेती बाड़ी या मजदूरी हमारे बस की बात नहीं है। मैं समझ लूंगी कि तुम्हारी तरफ से साफ इनकार है, रिश्ता तोड़ना चाहते हो। माँ ने कहा, हाँ, कह तो दिया है, हमें तलाक चाहिए और कैसे कहूँ। माँ की बात सुनकर मैं बेहोश हो गई। ताई ने भी महसूस किया कि मुझे सख्त सदमा हुआ है। वो एक दिन और ठहर गईं। जब मुझे होश आया तो मौका पाकर कह गईं, तुम हमारा साथ दो, हम तलाक नहीं देंगे, तुम्हारी माँ को बाद में मना लूंगी। वो चली गईं और मैं भी इनकी बात पर गौर करने लगी। ताई ताया का साथ दूं और इनकी पनाह में चली जाऊं या मुतलका होने का दाग लगा लूं। अली भी मुझे चाहता था। मैं किसी सूरत इसके साथ निकाह के बंधन को नहीं तोड़ना चाहती थी। सोचती थी, अगर इस बंधन को तोड़ना ही था तो मेरे माँ बाप ने इसे बांधा ही क्यों था। ताई का घर हमारे मकान के बराबर था। जब कराची से चंद दिन के लिए आते उसी में कयाम करते। जब वालदैन सो गए, मैं कुंडी खोलकर इनके घर चली गई। मैंने इनसे कहा, मुझे तलाक ना दें, हर तरह से आपका साथ दूंगी, जितना हो सका। माँ बाप का तो साथ दिया है, अब घर बसाना मेरा हक है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो खुद उठाएं। फिर मैके की गुर्बत से तंग हूं, अब मजीद मेहनत नहीं कर सकती। टूटे हुए दिल से लोगों की कीमती मलबूसात को गुल बूटों से नहीं सजा सकती। शादी के बाद ये मेहनत कर लूंगी और जो अजरत मिलेगी अपने गरीब वालदैन की नजर कर दूंगी। ताया अबू को मेरी ये बात पसंद आई। सुबह के अंधेरे में ताया, ताई और अली बस अड्डे पर आ गए। मैं भी उन्हीं कपड़ों में जो पहने हुए थे इनके हमरा थी। हम बस का सफर करके अगली सुबह कराची पहुंच गए। मेरे पीछे जो हुआ बयान से बाहर है। माँ ने बहुत शोर मचाया, मगर मैंने इनकी एक ना सुनी। मामू को मुझे लेने कराची भेजा, लेकिन मैं ना गई। अपने शोहर के घर बतौर इनकी बीवी मौजूद थी। ताया ने वलीमे की एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मोहल्ले वालों के अलावा इनके कारोबारी दोस्त अहबाब भी शरीक थे। मेरे शौहर और सास ससुर ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं इन पर फरिफ्ता हो गई। ससुराल आकर पहली बार मुझे जिंदगी और खुशी का एहसास हुआ। मुद्दत बाद अच्छे कपड़े पहने और अच्छा खाना नसीब हुआ। सुकून की नींद मैसर आई। माँ बाप की रोज रोज की डांट फिटकार से जान छूट गई। तेजी से सेहतयाब होने लगी। जल्द ही रंग रूप निकल आया। मेरी शादी को 6 माह गुजर चुके थे। इस दौरान वालदा ने कई रिश्तेदारों को भेजा कि ताया पर दबाव डालो, वो हमारी बेटी को भेज दे। मैंने इनकार कर दिया। एक दिन अचानक माँ आ गई। आते ही मुझसे लिपटकर धारे मार मार कर रोने लगी। इनको बिलखता देखकर मैं भी रोने लगी। वो मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया था। ताई ने वालदा को तसल्ली दी, माफी मांगी और कहा, चची जान, ये आपकी बेटी है, घबराइए नहीं, हम इसे मैके आने जाने से कभी नहीं रोकेंगे। मैं खुद आयशा को लेकर आऊंगा। अम्मा की मेरे ससुराल में बहुत इज्जत और खातिर हुई। सब ने इन्हें आंखों पर बिठाया। ये दिन ऐसे थे जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हो। ईद में 2 रोज बाकी थे। अम्मा बोली, अब घर जाना है, मेहरबानी करो मेरी बेटी को ईद पर मेरे पास जाने दो। इसकी बहन भाई बहुत उदास हैं, इसका बाप बीमार पड़ा है। अम्मा ने इस कदर मजबूर किया कि ताया और ताई ने इजाजत दे दी। कहा, अली साथ जाएगा और साथ लेकर आएगा। अम्मा बोली, क्या मुझ पर एतबार नहीं, मैं खुद पहुंचाने आ जाऊंगी। अली तो 2 दिन बाद वापस आ जाने का कहेगा, जबकि मैं आयशा को चंद रोज अपने पास रखना चाहती हूँ। अब तो शादी हो चुकी है। शादीशुदा लड़की को कौन माँ बाप इसके घर वापस जाने से रोक सकते हैं। माँ ये कहते हुए रोती रही तो सभी का दिल पसीज गया। अली ने कहा, अम्मी जान, आयशा को चची के साथ जाने दीजिए, मैं हफ्ते 10 दिन बाद खुद जाकर ले आऊंगा। मैंने भी सास से इल्तिजा की तो वो राजी हो गई और अम्मी मुझे साथ लेकर गांव आ गई। 10 दिन बाद मैंने बैग में कपड़े रखे और जाने की तैयारी कर ली।
आज कल में अली आने वाला था मगर वो नहीं आया। अलबत्ता वालिद साहब मुझे बताए बगैर कराची रवाना हो गए। अब्बा 2 दिन बाद लौटे तो इनके हाथ में तलाक के कागजात थे। न जाने उन्होंने वहां जाकर क्या फसाद खड़ा किया कि ताया ने बेटे को हुक्म दे दिया, मेरा भाई बेटी के माथे पर हर सूरत तलाक का टीका सजाना चाहता है तो इसकी ये मंशा पूरी कर दो। मैं दीवानी सी हो गई, किसी बात का ना होश रहा। मुसलसल बुखार रहने लगा। पहले टीबी नहीं थी, अब सचमुच इस मूसी बीमारी ने पकड़ लिया। वालदैन की गुर्बत का बोझ बांटने की बजाय खुद इन पर बोझ बन गई थी। वालदैन घबरा गए। एक बच्ची पहले ही पोलियो ज़दा थी, ऊपर से मैं टीबी में मुब्तला हो गई। इलाज के पैसे कहाँ से आते? सोचा कि किसी ऐसे शख्स से इसकी शादी कर देते हैं जो मेरा इलाज कराए और कुछ इनकी माली मदद भी करे। ये मामू का एक दोस्त फैसल था, स्कूल का हेडमास्टर था। बीवी की वफात को काफी अरसा गुजर चुका था। 2 बेटे और एक बेटी शादीशुदा थे और फैसल अब तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। कोई रोटी पकाकर देने वाला ना था और ना कोई घर संभालने वाला था। तन्हाई से तंग थे। मामू ने मेरा जिक्र किया लेकिन टीबी का ना बताया। उस शख्स ने मुझे निकाह में लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बदले में वालिद की शर्त भी बता दी कि शादी के खर्चे की मद में 5 लाख देना होंगे। मास्टर साहब खुशहाल आदमी थे, उन्होंने ये सौदा तो खुशी से कबूल कर लिया। मेरे माँ बाप की गुर्बत का हल निकल आया और टीबी की मरीजा बेटी से भी निजात मिल गई। मास्टर ने जल्दी महसूस कर लिया कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि हल्की खांसी और हर वक्त हरारत से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि सेहत का कोई मसला है। शहर ले जाकर एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बताया कि टीबी की पहली स्टेज है। चूंकि मर्ज की शुरुआत है, इलाज से सेहतयाबी मुमकिन है। मैं अब जीना नहीं चाहती थी। अली से बिछड़ने का गहरा कलक था। मेरे दिलो दिमाग पर अपने साबका शौहर की मोहब्बत के नकूश सब थे, जिससे मुझे जबरदस्ती जुदा कर दिया गया। मैंने मास्टर को दिल से कबूल ना किया। वो मुझे एक गैर शख्स लगता था, जिसके साथ रहने पर मजबूर थी। वो एक दाना और हौसलामंद आदमी था। उन्होंने मेरी बेरुखी की परवाह न की और सबसे पहले मेरी बीमारी पर तवज्जो दी। दिल जमी से इलाज कराते रहे। वो कहते मैके जाना है, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती, क्योंकि मुझे अपने मैके से नफरत थी। फैसल ने बहुत तवज्जो से मेरा इलाज कराया और मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। इनकी मशकूर थी, लेकिन मोहब्बत फिर भी मैं इनसे ना कर सकी, क्योंकि अली की याद अभी तक मेरे दिल में घर किए हुए थी। एक दिन मेडिकल स्टोर पर दवा ले रही थी कि अचानक अली वहां आ गया। मैंने शिकवा किया, तुमने मुझे तलाक क्यों दी? वो बोला, चाचा अपने आप को छुरा मार कर खत्म करने वाले थे। बड़ी मुश्किल से हम सब ने पकड़ा और इनके हाथ से छुरा ले लिया। उन्होंने मजबूर कर दिया, वरना मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता। वो शिकवा जो रात दिन मेरे अंदर शोर बर्पा करता रहता था, आज कह देने का मौका आ गया था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मास्टर साहब वहां आ गए। वो हमारी पुश्त पर खड़े थे। सारी बातें उन्होंने खुद अपने कानों से सुन ली, मगर स्टोर पर चुप रहे और खामोशी से पलटकर चले गए। जब वो दुकान से निकले तो मेरी नजर इन पर पड़ी। सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा। मुझे सहमा हुआ देखकर अली ने कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। रास्ते में थाना पड़ता था। हम दोनों जब वहां से गुजरे तो एक पुलिस वाला हमें देख रहा था। वो हमारे करीब आकर बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हो? इस सवाल पर मैं सहम गई और अली का चेहरा भी फक हो गया। जाने क्यों इस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया, क्योंकि हम दोनों घबरा गए थे। तुम लोग आपस में क्या लगते हो? अली ने जान छुड़ाने को कहा कि भाई साहब ये मेरी बीवी है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम्हें क्या लेना देना है? वो थानेदार एक गुस्से वाला इंसान था। कहने लगा, जो भी लेना देना है अब पता चल जाएगा। चलो अंदर। इससे तकरार करने का मतलब अपनी जान मुसीबत में डालना था। अली ने सोचा, इसे पैसे चाहिए, इसके साथ तकरार करने से बेहतर है कि कुछ नोट नजर करके जान छुड़ा लें। अली ने जेब से बटवा निकाला, क्योंकि मैं इसकी साबका बीवी जरूर थी, लेकिन अब किसी और की मनकूहा थी। अपनी इज्जत बचाने की खातिर हम थाने के अंदर चले गए। इसने अंदर पहुंचकर कहा कि तुम लोग जो भी हो 2,000 निकालो, वरना निकाहनामा पेश करो। निकाहनामा हर वक्त कोई अपनी जेब में तो नहीं रखता। तुम कैसी बातें करते हो? अच्छा, तो जाकर ले आओ। तब तक बीबी इधर बैठी हैं। डरो नहीं, हम भी बहन बेटियों वाले हैं। निकाहनामा ले आना और अपनी अमानत ले जाना। दरअसल वो हम लोगों की घबराहट देखकर शेर हो गया था। अली ने जरा तीखे लहजे में बात की तो वो और अकड़ गया। सच सच बताओ, तुम लोग आपस में कौन हो, वरना हदूद केस में अंदर कर दूंगा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
अब सिवाय फैसल के कोई निजात नहीं दिला सकता था। फैसल का नाम लिया कि वो मेरे मौजूदा शौहर हैं, अली कजन हैं। इत्तफाकन मेडिकल स्टोर पे इनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि चलो घर को छोड़ देता हूँ। जो सच था बता दिया। इसने मुझसे फैसल का नंबर लिया और इनको फोन कर दिया। किसी तरह इस बदगुमान इंसान को राजी करके मुझे वो अपने साथ घर ले गए। अली को उस पुलिस वाले ने फिर भी ना छोड़ा। मैंने फैसल को बताया कि इत्तफाकन स्टोर पर मेरी मुलाकात अली से हुई। वो मुझे घर तक छोड़ने आ रहा था। बस इतनी ही बात है। फैसल ने मेरी बात का यकीन कर लिया। वो एक रहमदिल आदमी था। मेरी आंखों से बहते आंसू मेरी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। फैसल को अपनी इज्जत का पास था। इस वाक्य पर खामोशी इख्तियार कर ली और किसी को कुछ न बताया। चंद दिन अली हवालात में रहा, फिर इसे ताया छुड़ाकर ले गए। इस वाक्य के बाद फैसल की अजमत की दिल से मैं कायल हो गई। उस शख्स ने ना मुझे कभी ताना दिया और ना ही बाज पुरस की और ना ही मेरे साथ बुरा रवैया इख्तियार किया। अल्लाह जो करता है इसमें इंसान का भला होता है। इस वाक्य से मेरे दिल में फैसल की इज्जत बहुत बढ़ गई। सोचा कि अल्लाह के फैसलों पर सर झुका लेना ही ऐन इबादत है। ये शख्स जैसा भी है मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकता है। तहफ़्फ़ुज़ जो माँ बाप से ना मिला और ना ही ताया और अली से। जब तक फैसल जिंदा रहे मेरा बहुत ख्याल रखा। वफा से कुछ दिन कबल मकान और अपनी नकदी मेरे नाम कर गए ताकि मैं बाकी की जिंदगी इज्जत से गुजार सकूं। फैसल जैसे लोग नायाब होते हैं और कम ही किसी औरत के नसीब में ऐसा शौहर होता है।